गुड मॉर्निंग दोस्तों, अक्षु हिंदी क्लास। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अक्षु हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। प्रथम हमारा टॉपिक है आदिकाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल को। तो आदिकाल में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि आदिकाल की मुख्य भाषा क्या थी? अपभ्रंश। आदिकाल की मुख्य भाषा अपभ्रंश। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि भाषाओं का क्रम किस प्रकार था। मतलब सर्वप्रथम विश्व में भाषाओं का क्रम कैसे हुआ। भारत में सबसे पहले वैदिक संस्कृत आया, फिर लौकिक आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद अवध और अवध के बाद पुरानी हिंदी। भाषाओं का क्रम किस प्रकार था? पहले वैदिक संस्कृत, फिर आई लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी। ये भाषाओं का क्रम था। और आदिकाल की मुख्य भाषा थी अपभ्रंश। आदिकाल की मुख्य भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश। भक्ति काल की अवधि रही है, रीतिकाल की ब्रज भाषा रही है और आधुनिक काल की खड़ी बोली रही है। ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं आदिकाल। तो ये भाषाओं का क्रम इम्पोर्टेंट है। पिछली बार भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है अपभ्रंश व हिंदी के अंतर संबंध। मतलब विभिन्न विचारकों ने अपभ्रंश व हिंदी में क्या क्या अंतर बताए हैं, उनके अपने अपने मत हैं। तो पहला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी रचना है पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी? पुरानी हिंदी। और इन्होंने अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी कहा। गुलेरी जी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी, जो कि 1921 ईस्वी में कहा। और ये कहा कौन सी पत्रिका में? काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है पुरानी हिंदी। और पुरानी हिंदी सर्वप्रथम गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है 1921 ईस्वी में। डेट भी इम्पोर्टेंट है। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में कहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को कहा है प्राकृताभास हिंदी। ये प्राकृताभास। प्राकृताभास हिंदी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर अपभ्रंश को कहा है। उत्तर अपभ्रंश मतलब अवहट। उत्तर अपभ्रंश मतलब होगा अवहट। उत्तर का मतलब बाद वाला, तो उत्तर अपभ्रंश का मतलब क्या होगा? अवहट। और शुक्ल जी ने अपभ्रंश में हिंदी का व्याकरण मिलता है। इन्होंने कहा है कि अपभ्रंश और हिंदी का दोनों का व्याकरण मिलता जुलता है। तो गुलेरी जी ने तो अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी, जो कहा है 1921 ईस्वी में। और किस में कहा है? काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में। गुलेरी जी की रचना का नाम है पुरानी हिंदी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने अपभ्रंश को कहा है प्राकृताभास हिंदी।
और किसको कहे उत्तर अपभ्रंश। उत्तर अपभ्रंश मतलब अवहट। और शुक्ल जी ने अपभ्रंश व हिंदी का, उन्होंने माना है शुक्ल जी ने कि अपभ्रंश व हिंदी का व्याकरण मिलता जुलता है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक ही समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश व हिंदी को निकट की भाषा कहा है। मतलब इन्होंने कहा है कि अपभ्रंश व हिंदी निकट की भाषा है, इनकी लिपि, इनका व्याकरण वगैरह मिलता जुलता है, तो ये निकट की भाषा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत भक्ति काल से मानते हैं। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत मानते हैं भक्ति काल से। और अपभ्रंश व हिंदी को कहा है निकट की भाषा। इसके बाद आते हैं रामविलास शर्मा, जो कि एक मार्क्सवादी आलोचक है। रामविलास शर्मा जी कौन है? मार्क्सवादी आलोचक। ये रामविलास शर्मा जी मानते हैं कि दोनों का संबंध ही नहीं मानते, मतलब अपभ्रंश व हिंदी का दोनों का संबंध ही नहीं मानते ये। और उसके बाद एक, मतलब ये अलग से है, अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख धार के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? धार के शिलालेख में, राजा मुंज के द्वारा बनाया गया है। तो धार का शिलालेख उसमें मिलता है, किसके द्वारा? राजा मुंज के द्वारा। और आचार्य शुक्ल के अनुसार है ये कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख धार के शिलालेख में माना जाता है। ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो दोनों को निकट की भाषा मानते हैं और साहित्य की वास्तविक शुरुआत भक्ति काल से मानते हैं। रामविलास शर्मा जी जो एक मार्क्सवादी आलोचक है, दोनों का संबंध ही नहीं मानते। और अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है धार के शिलालेख में शुक्ल के अनुसार, जो कि राजा मुंज का है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान। आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान, जिसमें सबसे पहले कौन थे? ग्रियर्सन। आदिकाल का नामकरण किया है जिनमें सबसे पहले हैं ग्रियर्सन। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ग्रियर्सन है। सर्वप्रथम आदिकाल का नामकरण किया ग्रियर्सन ने। किसके नाम से? चारण काल नाम से। किससे किया है? चारण काल, जो कि 643 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं। फिर किया है मिश्र बंधुओं ने कहा है आरंभिक काल, जो ये भी 643 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं। उसके बाद में आचार्य शुक्ल ने किया है वीरगाथा काल, जो कि 993 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं राजा मुंज से। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है, जो इम्पोर्टेंट। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया, जो कि ये मानते हैं 10वीं सदी से। द्विवेदी जी के साथ तो डॉक्टर नगेंद्र भी आदिकाल ही मानते हैं। फिर उसके बाद राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है और ये 7वीं सदी से प्रारंभ मानते हैं। उसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अलग है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अलग है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया है बीज वपन काल। उसके बाद आता है राम कुमार वर्मा, जिन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। तो संधि काल में तो इन्होंने क्या कहा है? संधि काल में तो जैन साहित्य को विश्लेषित किया है। संधि काल में क्या किया है इन्होंने? जैन व सिद्ध साहित्य को विश्लेषित किया है राम कुमार वर्मा जी ने। और शुरुआत मानते हैं ये 693 ईस्वी से। तो ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल, जो कि 643 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं। उसके बाद आता है मिश्र बंधु, इन्होंने नाम दिया है आरंभिक काल, वो भी 643 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने कहा है वीरगाथा काल, जो 993 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं। उसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने नाम दिया है आदिकाल को आदिकाल, जो 10वीं सदी से प्रारंभ मानते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र भी
आदिकाली मानते। उसके बाद आते हैं राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है जो कि 7वीं सदी से प्रारंभ मानते हैं। उसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने बीज वपन काल नाम दिया है। उसके बाद आते हैं राम कुमार वर्मा जी, इन्होंने संधि काल व चारण काल नाम दिया है। संधि काल में सिद्ध व जैन साहित्य को विश्लेषित किया है और प्रारंभ माना है 693 ईस्वी से। चलिए आगे और विचारकों की मत देखते हैं। उसके बाद आते हैं धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह, दोनों ने अपभ्रंश काल कहा है। फिर आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। विश्वनाथ वैसे विश्वनाथ वी से वीर। रमाशंकर रसाल, इन्होंने जयकाल काव्य कहा है। सुमन राजे ने आधार काल कहा है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। और फिर उसके बाद आते हैं कमल कुल श्रेष्ठ, जिन्होंने अंधकार काल कहा है। कमल कुल श्रेष्ठ ने क्या कहा है? अंधकार काल कहा है। चलिए मित्रों, आपको ये सब याद हो गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या पढ़ना है आगे। अब अगली क्लास होगी कल। नमस्कार।